उस समय मैं कॉलेज की कैंटीन में बैठा हुआ अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। हम जब भी कॉलेज की कैंटीन में बैठते हैं बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, लेकिन अचानक मेरी जेब में मेरा फ़ोन वाइब्रेट करने लगा। जैसे ही मैंने फ़ोन जेब से निकाला, मेरी माँ का फ़ोन था और फिर मैंने अपने दोस्तों को कहा, यार रुको 1 मिनट, माँ से बात करके आता हूँ। मैं भागा भागा कैंपस की तरफ गया और एक पेड़ के नीचे मैं बैठ गया। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांति थी। मैं माँ से बात करना चाहता था क्योंकि 1 हफ्ते से माँ से बात नहीं हुई थी। और अब माँ से जब मैं बात करने लगा, फूला नहीं समा रहा था, लेकिन मेरी माँ की आवाज़ थोड़ी थोड़ी बदली हुई थी। मेरी माँ खुश नहीं लग रही थी, घबराई हुई लग रही थी। इसीलिए मैंने माँ से पूछा, माँ क्या हुआ, ऐसे घबराई हुई क्यों हो, क्या हो गया? तब मेरी माँ कहने लगी, तुम्हें कबीर का फ़ोन आया? मैंने कहा, भैया का फ़ोन मुझे नहीं आया, मैं तो खुद सोच रहा हूँ। भैया लगभग हर रोज़ मुझसे पूछा करते थे कॉलेज कैसा चल रहा है, लेकिन क्या हुआ, 1 हफ्ते से ना तो आपने फ़ोन किया ना भैया ने फ़ोन किया। चल क्या रहा है, कहीं भैया का रिश्ता तो नहीं हो गया, सीधा मुझे सरप्राइज़ दोगे क्या? मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगी और तब मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ चल रही है। मैंने पूछा, माँ बताओ क्या हुआ, अब रो क्यों रही हो? मेरी माँ ने रोती रोती कहा, 1 हफ्ते से हम कितना परेशान हैं, तुम्हें पता है। पुलिस ऑफिसर्स कई बार घर आ चुके हैं, मुझे लगा तुम्हें बताकर क्यों डराना, लेकिन तुम्हारे भैया उस दिन फायर लुकआउट टावर पर गए और उसके बाद वापस नहीं आए। जंगल में 1 हफ्ते से तलाश जारी थी और अब सब वापस आ चुके हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारे भैया को ढूंढा नहीं जा सका और अब केस को क्लोज कर दिया जाएगा। पता नहीं तुम्हारे भैया के साथ क्या हुआ। कुछ पुलिस ऑफिसर्स कह रहे थे कि जंगल में कभी कभी जानवर इंसानों पर हमला कर देते हैं। मैंने कहा, माँ कुछ नहीं हुआ भैया को, देखो मैं अभी सीधा घर आता हूँ। मैंने फ़ोन काटा और सीधा मैं कैंटीन में गया। मैंने अपने एक दोस्त को कहा, अनुज जल्दी चल, बैग पैक करना है, मुझे घर की तरफ निकलना है। मेरा दोस्त पूछने लगा, अबे तू घबराया हुआ क्यों है, क्या हुआ भाई, सब ठीक है ना? मैंने कहा, सब ठीक नहीं है यार, भैया 7 दिन से घर नहीं आए हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं उनके साथ कुछ हो गया है, माँ को संभालना है यार, जल्दी छोड़ मुझे, बस स्टैंड छोड़ दे। मेरे दोस्त ने जल्दी से मुझे बस स्टैंड तक छोड़ा और बस के सहारे मैं घर पहुंचा। शाम हो चुकी थी। जैसे ही माँ ने मुझे देखा, मुझे देखते ही माँ फूट फूट कर रोने लगी थी और मैंने अपने पिता का हाल भी देखा। मेरे पिता बड़े मजबूत हैं, बिल्कुल नहीं डरते, पुलिस में हुआ करते थे ना, लेकिन अब उनकी आंखों में आंसू देखकर मैं डर चुका था। और फिर मैंने अपने पिता से पूछा, पिताजी माँ को समझाइए ना, कभी कभी होता है, ड्यूटी कहीं और लग जाती है, हम बता नहीं सकते, वो फॉरेस्ट रेंजर है ना, तो बताइए माँ को, भैया वापस आ जाएंगे। मेरे पिता खुद को संभाल नहीं पाए और मुझे उन्होंने गले से लगाया और रोते रोते कहने लगे, नहीं, मैं पुलिस वालों से कब से कांटेक्ट में हूँ, 7 दिन हो गए, तुम्हें बताया नहीं, मुझे लगता है तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। वो फायर लुकआउट टावर पर गया, लेकिन उसके बाद उसके साथ कुछ न कुछ हो गया। इसके बाद मैं अपने भैया के सीनियर ऑफिसर से बात करना चाहता था। मेरे पिता रुक रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि जब मैं गुस्सा करता हूँ तो बहुत ऊपर नीचे बोल देता हूँ, लेकिन ये वक्त ऐसा ही था। उन्होंने हिम्मत कैसे छोड़ी? वहाँ क्या वो अकेले ही थे? उनके साथ हुआ क्या, कोई जानता क्यों नहीं है? जब मैं अपने भैया के सीनियर ऑफिसर से बात कर रहा था, वो घबरा कर मुझे बता रहे थे। मैंने कहा, जी दोबारा कोशिश की जा सकती है, फायर लुकआउट टावर पर कितने लोग गए थे देखने के लिए, उनकी चीज़ें तो वहाँ से वापस लाए होंगे, क्या कुछ नहीं मिला? तब वो सीनियर ऑफिसर कहने लगे थे कि वहाँ से कुछ नहीं मिला, जैसे शायद चोरी भी हुई है, सामान भी चुराया गया है, इसीलिए कुछ नहीं मिला, वहाँ से वापस हम कुछ नहीं ला पाए। वो जैसे घबरा कर बता रहे, मुझे शक हुआ और मैंने इस बारे में अपने पिता को बताया। पिता भी कह रहे थे कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है, उस जगह जाने से सब डर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि वहाँ अब किसी को जाने नहीं दिया जाएगा और कोई फॉरेस्ट रेंजर अब उस
फायर लुकआउट टावर के आसपास नहीं जा सकेगा। किसी की ड्यूटी इतनी दूर तक नहीं लगाई जाएगी। मैं अपने पिता से पूछ रहा था, आपको इसमें साजिश की बू नहीं आती? आपको नहीं लगता कि कुछ ना कुछ झूठ बोला जा रहा है? मेरे पिता कह रहे थे कि हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाने के बाद किसी न किसी तरह कुछ न कुछ तो करेंगे। मैंने कहा, पिताजी अब किसी और पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ा चल रहा है जिसे छिपाया जा रहा है। मेरे भैया के साथ कोई हादसा हुआ है और ये लोग मिले हुए हैं। ये जो सीनियर्स हैं ना, इन्होंने कुछ किया है और ये नहीं चाहते कि ये पुलिस के हाथों लगे, इसीलिए इन्होंने किसी न किसी को रिश्वत दी होगी बात को दबाने के लिए। हमें खुद पता करना होगा। लेकिन मेरे पिता क्या कर सकते थे? तो मैंने सोचा मैं करूँगा। अब उस जंगल में कोई ढूंढने के लिए जा ही नहीं रहा था, तो मैंने सोचा मैं ढूंढने के लिए जाता हूँ, सारी जानकारी जुटाऊंगा। अपने भैया के ऑफिस अगले दिन पहुँच गया मैं। वहाँ भैया की जितनी फाइल्स थी, जिस वॉच आउट टावर पर वो काम कर रहे थे, सारी की सारी जानकारी मैंने जुटा ली। उसके बाद पुराने आर्टिकल ढूंढने लगा। वहाँ पर पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं। कहीं वो जगह इतनी खतरनाक तो नहीं कि जानवर वहाँ बार बार फॉरेस्ट रेंजर्स पर हमला करते हैं, और ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। मैं जब अच्छे से ही रिसर्च करने लगा तो मेरे होश उड़ने लगे। जंगल के उस हिस्से में इससे पहले भी बहुत ज़्यादा हादसे हो चुके हैं। कई लोग जंगल में गए जो वापस लौटे ही नहीं। उन्हें ढूंढने की कोशिश भी हुई। 2 तो पुलिस वाले भी गायब हो चुके हैं। जंगल में कुछ तो ऐसा है जो लोगों के साथ कुछ कर रहा है, और ऐसी जगह तो किसी को भेजना ही नहीं चाहिए था। लेकिन सीनियर्स ऑफिसर्स ने बचने के लिए किसी ऐसे भोले भाले को भेज दिया जो सवाल ना उठाता हो, और भैया इसमें फंस गए। क्योंकि भैया को उनके सीनियर्स काफ़ी परेशान कर रहे थे। भैया बता तो रहे थे ट्रांसफ़र उनकी यहाँ हो चुकी थी, यहाँ पर वो किसी भी तरह का झगड़ा मोल नहीं लेना चाहते थे, तो उन्होंने हामी भर दी होगी और वो बुरे फंसे। मैंने सभी के सभी आर्टिकल इकट्ठे किए। मैं चाहता था पुलिस वालों को बताऊं ताकि मेरे भैया को ढूंढने की कोशिश हो, लेकिन पहले भी पुलिस वाले वहां जा चुके थे। जो वापस नहीं लौटे, उनके कारण पुलिस वालों में भी खौफ था, और अब इकट्ठे तलाश की जा चुकी थी। दोबारा वो जंगल में जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा वो फायर लुकआउट टावर जिस जगह पर है, वहाँ इससे पहले भी ऐसी बहुत घटनाएं होती हैं। एक पुलिस वाला तो मेरी आंखों में आंखें डालकर साफ कह रहा था, तुम्हारे भैया अब जा चुके हैं, वापस नहीं आएंगे। यकीन करो उस जगह पर जो गायब होता है वो वापस नहीं लौटता। जब किसी ने मेरी मदद नहीं की, मैं अकेला महसूस करने लगा। 15 दिन बीत चुके थे। मेरे भैया को ढूंढने की सारी कोशिशें बंद हो चुकी थी, तो मुझे लगा ये काम मुझे खुद करना होगा, और ये काम मैं अकेले करूँगा। लेकिन मैं निहत्था वहाँ नहीं जाऊँगा जैसे मेरे भैया गए थे। मैं हथियार लेकर जाऊँगा। लेकिन अगर मैंने कोई इलीगल हथियार खरीदा और किसी पुलिस वाले को पता लग गया तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। लेकिन ऐसा कोई हथियार तो लेकर जा सकता हूँ जो इलीगल नहीं है, जिसका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। मैंने एक लकड़ी के काम करने वाले को एक खास डिज़ाइन दिया। मैंने कहा इस तरह का तीर कमान क्या बनाया जा सकता है। इसमें लोहे का इस्तेमाल होगा, लकड़ी का इस्तेमाल होगा, और एक बार में 3 तीर छोड़े जा सकते हैं। 3 बार प्रत्यंचा चढ़ानी होगी, 3 तीर लगेंगे और 3 बार वो तीर निकलेंगे, बिल्कुल एक गोली के समान। यानी सामने अगर कोई मुझ पर हमला कर रहा होगा, मेरे पास 3 मौके होंगे, और मैं काफ़ी ज़्यादा तीर भी लेकर जाऊंगा, और बाकी के तीर लकड़ी से भी बनाए जा सकते हैं। इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, और ये इलीगल तो कहा नहीं जा सकता। आत्मरक्षा के लिए मैंने ऐसा हथियार बनवाया। 1 दिन लगा वो हथियार बनाने में। चाकू तो मैं कई लेकर आया था, ग्लव्स, मोटे जूते ताकि सांप ना काट सके। मैंने लेदर जैकेट ऐसी पहनी थी कि चाहे कोई बड़ा जानवर भी हो उसमें दांत तो नहीं गड़ा सकता। गर्दन में ऐसा पट्टा मैंने डाला हुआ था जिसमें कई लोहे की नोक कीलो जैसी बाहर की तरफ निकली हुई, ताकि कोई जानवर गले पर हमला करने की कोशिश करेगा तो वो कीले उसके अंदर घुस जाएंगी। कंधे पर कीले
कलाई के पास कीले, घुटने पर और पीठ के पीछे भी। आगे और पीछे से कोई जानवर मुझ पर हमला नहीं कर सकता। वह कोई जानवर है ना। मुझे पता लगाना है मेरे भैया के साथ क्या हुआ, और मुझे इतना अंदाजा लग चुका था, कोई भी फायर लुकआउट टावर पर गया ही नहीं। वहां जाकर मेरे भैया को ढूंढा तक नहीं गया। अगर कोई गया होता तो मेरे भैया, जैसा कि मुझे बताया करते थे कि वो फायर लुकआउट टावर में हर चीज लेकर गए हैं, डीवीडी प्लेयर, एक एलसीडी स्क्रीन, एक बड़ा सोलर प्लांट तो उन्होंने ऊपर लगाया हुआ था, यानी बिजली की दिन के वक्त कोई कमी नहीं होती, और नीचे बैटरी भी रखी हुई। पूरा हफ्ते का सामान लेकर जाते थे वो, तो उनमें से कोई सामान वापस नहीं लाया गया? ऐसा तो संभव नहीं है, यानी कोई वहां पर गया ही नहीं। अब मुझे पता लगाना था। मैंने चलना सुबह के वक्त शुरू किया था। मेरे भैया के पास एक जीप थी। वो जीप के सहारे फायर लुकआउट टावर तक पहुंचा करते थे। रास्ता बड़ा अजीब था और वो मुझे बताते थे, 2 तो पुल आते हैं और रास्ते में उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। कबीले वाले शुरुआती हिस्से में हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे लोग हैं, मदद करते हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। उन्होंने एक गांव बना रखा है जंगल के शुरुआत में। मैं उस गांव तक पहुंच गया था और लगभग सुबह के 9 बजे मैं उनसे बात कर रहा और भैया के बारे में जानना चाहता था, और वो मेरे भैया की काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे। उन्होंने कहा, कबीर साहब आपके बड़े भाई हैं? अरे वो तो हमारी बहुत मदद किया करते थे। हम शहर की तरफ नहीं जाते, हम ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो जानबूझकर ज़बरदस्ती हमें अच्छी चीज़ें दिया करते थे ताकि हम इस्तेमाल करें। उन्होंने हमारी बहुत बार मदद की। यहाँ पर कुछ लोग बीमार पड़े थे और हमारे पास कोई जड़ी बूटी नहीं थी उन्हें ठीक करने की, तो तुम्हारे भैया ने हमारी मदद की। अब वो नहीं आते, क्या हुआ उनके साथ? मैंने जब बताया तो वो कबीले वाले बहुत ज़्यादा मायूस थे, लेकिन जब मैंने उन्हें ये बताया कि मैं उन्हें ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे कहा, अब वो जा चुके हैं, अब उन्हें ढूंढने की कोशिश मत करो, उन्हें ढूंढा नहीं जा सकेगा। जब मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे साफ साफ बता दीजिए ना, कोई मुझे साफ साफ नहीं बताता, तो एक कबीले वाले ने कहा, जंगल में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था 1 दशक पहले, जिसके बाद मिट्टी बदल गई, पेड़ बदल गए, जानवर बदल गए। अब वहाँ जो भी जाता है वो खतरे में होता है। हमने तुम्हारे भैया को कई बार आगाह किया कि उस जंगल में हैवान रहते हैं और हैवानों के बीच अगर आप जाओगे तो आप भी हैवान बन जाओगे। हमारे भी कई लोग हैवान बने हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम भी हैवान बनो। तो बच्चे उस तरफ मत जाओ, तुम खुद को रोक नहीं पाओगे। जब शैतानी ताकत हम पर हावी होती है हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने उनकी एक बात ना सुनी, क्योंकि मैं अपने भैया को ढूंढना चाहता था। अगर मैं उन्हें जिंदा ना ढूंढ पाया, कम से कम इतना तो जान पाऊं उनके साथ हुआ क्या। अब तक इतना पता चल गया था, या तो ये अंधविश्वास है या सच्ची घटना है, लेकिन उस फायर लुकआउट टावर के आसपास कुछ तो होता है। बढ़ना शुरू कर दिया मैंने आगे की तरफ। मुझे कबीले वालों ने कुछ सामान दिया था। वो बड़े अजीबोगरीब फल थे। मुझे उन फलों को खाना नहीं था। उन्होंने कहा था ये फल जहरीले हैं, लेकिन अगर किसी मुसीबत में फंसे तो इन फलों को अपने शरीर पर रगड़ना शुरू कर देना। इससे इतनी गंदी बदबू निकलती है कि कई जानवर तुमसे दूर भागेंगे। वो तुम्हारा शिकार करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि वो तो तुमसे डर के भाग जाएंगे। उन्हें खतरा महसूस होगा। मैं रिस्ट्रिक्टेड एरिया से आगे निकला था। ये बोर्ड्स नए लगाए गए थे लोगों को सावधान करने के लिए कि इसके आगे का जंगल बहुत ज़्यादा खतरनाक है। रास्ते बंद किए गए थे, लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती आगे जाना ही चाहे तो उसे कैसे रोका जा सकता है। एक जगह फेंसिंग को पार करके मैं आगे बढ़ने लगा था और वहाँ मुझे पेड़ बड़े अजीबोगरीब लग रहे। ये प्राकृतिक पेड़ नहीं थे, यानी कि ये उगे हुए पेड़ ज़रूर थे, लेकिन इनकी बनावट बदली गई थी। जब कोई छोटा पौधा हो उसे पाइप के बीच से गुजारा जाए और पाइप टेढ़ी मेढ़ी हो, तो उस पेड़ का आकार भी बिल्कुल पाइप की तरह ही होगा, टेढ़ा मेढ़ा, क्योंकि उसे मोड़ा गया होगा। ऐसे घुमावदार पेड़ थे और कई सारे।
कुछ पेड़ ऐसे थे जो मेरी सोच से परे। एक पेड़ दाईं तरफ से निकला, एक पेड़ बाईं तरफ से निकला। अब ऊपर जाकर टहनियां एक दूसरे से जुड़ी कैसे हो सकती हैं? जैसे एक पूरी की पूरी सुरंग का आकार दिया गया हो। 20 पेड़ थे, 10 दाईं तरफ, 10 बाईं तरफ। दाईं तरफ वाले पेड़ों की टहनियां बाईं तरफ वाले पेड़ों की टहनियों से जुड़ी हुई थी। और कमाल की बात थी, दाईं तरफ वाले पेड़ अलग प्रजाति के थे, बाईं तरफ वाले पेड़ अलग प्रजाति के थे। यह संभव कैसे है? धीरे धीरे चलते हुए मैंने एक हिरण को देखा। इस जंगल में काफी ज्यादा हिरण पाए जाते हैं और मुझे एक हिरण देखने को मिलेगा, इसकी मुझे पूरी पूरी उम्मीद थी। लेकिन हिरण जब इंसानों को देखते हैं तो भागते हैं ना। वो हिरण भाग नहीं रहा था, ज्यादा बड़े आकार का भी नहीं था, छोटा था। एक जगह पर स्तब्ध हो गया, देखे जा रहा, मुझे देखे जा रहा। मैंने 2 कदम आगे बढ़ाए, उसने भी 2 कदम आगे बढ़ाए। जैसे वो डर ना रहा हो, बल्कि जो हरकत मैं करता वैसी हरकत वो करता। वो हिरण पूंछ हिला रहा था, बिल्कुल एक कुत्ते की तरह। वो मुझसे कोई मदद चाहता था, जो धीरे धीरे मेरे करीब आया और मुझे सूंघने लगा। इर्द गिर्द घूमकर वो मुझे सूंघ रहा था। फिर मैंने उसके मुंह की तरफ देखा। उसका मुंह नहीं था, नाक के नीचे उसका सच में मुंह नहीं था। मैंने हाथ लगाकर देखा, ये क्या चीज है? बिना मुंह वाला हिरण, ये जब पैदा हुआ होगा इसका मुंह नहीं होगा। मैं हक्का बक्का था, लेकिन फिर वो हिरण कांपने लगा, थर थर कांपने लगा। जैसे मोबाइल वाइब्रेशन करता है ना, वो हिरण वाइब्रेट कर रहा था, लेकिन कैसे? और उसके बाद उसने अपने सर को ऊपर की तरफ उठाया। उसके गले में उसका मुंह था। और ऐसा हिरण मैंने कभी नहीं देखा, जिसके गले के अंदर से सांप जैसा कुछ निकला और उसके दांत थे और उसने मेरी जांघ पर काटने की कोशिश की। मैंने वो लेदर की जैकेट और मोटी पैंट पहनी थी, जिसके अंदर कोई भी जानवर दांत गड़ा ही नहीं सकता। ये मोटी लेदर है, चमड़ा ऐसा, इसके अंदर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो दांत बाहर से चिपक गए थे। मैं देख रहा, ये हिरण नहीं है, ये हिरण नहीं है, ये कुछ और चीज है। उसके बाद मेरे पास एक चाकू था। मैंने चाकू से, उसकी वो जबान ही होगी जो काट रही, गले से बाहर क्या चीज निकल सकती है? और उसके गले के अंदर भी दांत लगे हुए थे। मैंने 2 बार वार किए और वो हिरण भागा। जब वो हिरण भाग रहा था, आप किसी जानवर पर वार करेंगे तो वो डरकर भागता है, एक आध बार पीछे मुड़कर देखता है। अब सोचिए, जब आप किसी इंसान पर वार करें तो वो थोड़ा दूर जाकर बाद में पीछे मुड़कर जैसे गालियां निकालता है और गुस्से में कहता है तुझे बाद में देखूंगा। वो हिरण थोड़ा दूर जाकर मेरी तरफ ऐसे देख रहा था और फिर गुर्राया, ऐसे गुर्राया जैसे वो धमकी दे रहा हो कि तुझे मैं बाद में देखूंगा। और फिर वो हिरण बड़ी तेजी से भाग गया। अचंभित था मैं, ये हिरण था या कुछ और था? किस बीमारी के कारण ये ऐसा हुआ होगा? इस जंगल में मुझे क्या क्या देखने को मिलेगा? अगर हिरण भी इस तरह से हमला करते हैं तो जो आदमखोर जानवर हैं वो क्या करते होंगे? अब मैं नक्शे को खोले ये देखना चाहता था कि वो फायर लुकआउट टावर कितनी दूरी पर है। मैं जानता था वहां पहुंचना कोई आसान काम नहीं होगा। भैया कहा करते थे जीप के सहारे वो कुछ घंटों में वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अगर चलकर जाना पड़े तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। इशारों इशारों में भैया ये जरूर कहा करते थे। कभी कभी लगता है ये नौकरी मेरे लिए एक गलती थी। धीरे धीरे चलते हुए वो अजीबोगरीब पेड़ों के पास से गुजरते हुए एक जगह मुझे एक बैग मिला, एक पुराना बैग। ये वही बैग था जो मैंने अपने भैया को दिया था, लेकिन मेरे भैया ने कहा कि ये जंगल में कहीं गिर गया। जब वो जीप में थे तो अचानक जीप से उछलकर ये बैग गिर गया होगा। वैसे तो वो ज़्यादातर अपने सामान को बांध कर रखते थे, लेकिन उन्होंने कहा गलती से एक तरफ बैग टांग दिया था। यहाँ पड़ा हुआ था वो बैग। बैग के अंदर कोई सामान नहीं था। बैग के अंदर कटे हुए कागज भरे हुए थे।
ऐसा किसी इंसान ने ही किया होगा। कई कागज के टुकड़े ठूंसे गए थे उस बैग में। वो बैग मैंने निकाला, उसे थोड़ा सा पास में जो नदी थी उसके पानी में साफ किया और फिर अपने कंधे पर टांग लिया। कम से कम भैया की एक निशानी तो मिली मुझे। थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद मुझे एक टेंट मिला। यहां लोग पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं, मुझे पता नहीं था। लेकिन वो टेंट बिल्कुल भी फटा हुआ नहीं था, उसके अंदर कोई मौजूद नहीं। थोड़ा सामान जरूर था लेकिन वो बिखरा हुआ नहीं, जैसे कोई बस कंबल से बाहर निकला होगा। उसके बाद दोबारा इस टेंट को समेटने के लिए आया ही नहीं। काफी सारा सामान पड़ा और फिर उस टेंट के आसपास मुझे मिट्टी पर पैरों के निशान मिले। वैसे तो ये निशान काफी पुराने लग रहे, लेकिन जिस भी चीज के ये निशान थे वो भारी रहा होगा। पैरों के निशान थे। एक पैर में 9 उंगलियां किस जानवर की होती हैं? मुझे जंगल के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 9 उंगलियों वाला तो कोई जानवर नहीं होता। वहां कई पैरों के निशान थे। इस तरफ से दाईं ओर गया होगा वो जानवर। और ये क्या, पहले 4 पैरों पर था फिर 2 पैरों पर आ गया वो। बड़ा अजीबोगरीब जानवर है। 4 पैरों पर भी चल पाता है और 2 पैरों पर भी चल पाता है। ये चीज जब मैंने महसूस की तो थोड़ा सा घबराया मैं, और फिर मुझे एक गिलहरी नजर आई, लाल रंग की गिलहरी। वो गिलहरी का जो सर था वो फूल की तरह था। पहले मुझे लगा कि उस गिलहरी के सर के ऊपर कुछ लगा है, बाद में महसूस किया ये उसका मुंह है, फूल की तरह बना हुआ। बीच में 2 आंखें थी और ये फूल उसका असल में मुंह था। छलांग लगाई उसने मेरी तरफ, कंधे पर काटने की कोशिश की, लेकिन अब मैं चाहे कोई अच्छा जानवर हो या बुरा हो, मुझे नुकसान पहुंचाएगा, मैं काट डालूंगा। ये सोचकर मैंने उस गिलहरी की गर्दन काट डाली। उसके अंदर से हरा हरा खून निकला था। कौन से जानवर के अंदर से हरा खून निकलता है? धरती के जितने भी जीव हैं उनके अंदर लाल रंग का खून होता है, लेकिन गिलहरी के अंदर हरे रंग का खून था। ये जब मैंने देखा मेरे कपड़ों पर भी वो खून लगा और बड़ा चिपचिपा सा था, जैसे गोंद हो। गिलहरी को एक तरफ फेंक दिया मैंने, फिर उस खून को थोड़ा साफ किया और आगे बढ़ने लगा। और जैसे जैसे शाम का वक्त होने लगा था, घबराहट बढ़ती जा रही थी। पहले मैं तेज चल रहा और अब मेरी रफ्तार धीमी हो चुकी थी, क्योंकि इतना लंबा समय चलते चलते आपकी रफ्तार एक समान नहीं रह सकती। जब थकान ज़्यादा हो जाती है आपको रुकना पड़ता है। और मैंने उस नक्शे में देखा, ये फायर लुकआउट टावर तो अभी काफ़ी दूर है, तो शाम को जल्दी जल्दी चलता हूँ, हो सकता है फायर लुकआउट टावर तक पहुँच जाऊँ। अगर रास्ते में कहीं रुकना पड़ा तो मैं ज़मीन पर नहीं रुकूंगा, किसी पेड़ पर चढ़ूंगा और सुरक्षा के लिए कंटीली तारें लेकर आया हूँ। जिस भी टहनी पर मैं चढ़ूंगा नीचे से ऐसे कंटीली तारों को लगाऊंगा कि कोई और जानवर ऊपर तक पहुंच ना पाए। जितनी जानकारी मेरे पास है, जो मेरे भैया ने मुझे सिखाया था जंगल में जो हो सकता है, उन सब का इस्तेमाल करूंगा मैं। वो रात मैंने ऐसे ही गुजारी। मैंने ज़रा भी रोशनी नहीं की। मेरे भैया ने कहा था अगर जानवरों को डराना है तो आसपास आग जलाओ, लेकिन यहाँ जो जानवर हैं वो भी कौन से साधारण हैं। मैंने कंटीली तारें लगाई और टहनी पर बिना आवाज़ किए लेटा रहा मैं। रात मैंने ऐसे गुजारी। चलने की आवाज़ें आईं, लेकिन मैं पता नहीं करना चाहता था ये कौन सा जानवर है। ढेर सारी आवाज़ आती रही थी। जब दिन का वक्त हुआ, नीचे पैरों के निशान देखे मैंने। मैं पहचानना चाहता था कौन कौन सा जानवर यहाँ से गुजर कर गया है। एक भी पैर के निशान को मैं पहचान नहीं पाया। 9 उंगलियों वाले पैरों के निशान, एक बड़ा गोल सर्कल। ये हाथी के पैर हो सकते हैं या उससे भी ज़्यादा अजीब छोटा हाथी कैसे हो सकता है? हमारे हाथ के बराबर गोल गोल निशान या लंबे लंबे निशान। 19 उंगलियों वाला पंजा भी देखा मैंने। ये संभव ही नहीं है। यहाँ कैसे जानवर हैं? इनसे बचूंगा कैसे? लेकिन हथियार साथ में लेकर आया था और प्यार था अपने भाई का। ढूंढना था मुझे उसे।
थोड़ा चलना पड़ा मुझे। आखिरकार मैंने फायर लुकआउट टावर को ढूंढ ही लिया। लाइट चल रही थी, फ्लिकर कर रही थी, यानी कि रात के वक्त भैया यहां पर होंगे। जब बाहर गए लाइट चलती ही रह गई। फिर मैं फायर लुकआउट टावर की सीढ़ियों को ढूंढने लगा। मैंने महसूस किया कि भैया ने यहां पर काफी ज्यादा काम किया है। बाड़ बनाई हुई थी, कंटीली तार लगाई हुई थी, छोटे मोटे खंभे लगाए हुए थे और यहां पर लकड़ी के भाले आगे की तरफ ऐसे बनाए गए, शायद यहां जानवर आते होंगे और उन्हें डराने के लिए भैया ने ऐसा बनाया होगा। जाल भी बिछाए गए थे जानवरों को पकड़ने के लिए। ये फुट ट्रैप थे जो 4 से 5 अलग अलग जगह, उनके ऊपर कुछ पत्तियां बिछाई गई, लेकिन हवा के कारण पत्तियां दूर हो गई, इसीलिए मुझे साफ नजर आ रहे। लेकिन मैं जानता था भैया अगर खतरा महसूस करते हैं तो छोटे मोटे जाल नहीं, बड़े जाल भी बिछाए होंगे उन्होंने। मुझे उनसे बचना होगा, लेकिन तरीका वही, सीधी पगडंडी नहीं बल्कि घुमावदार पगडंडी जो कि पीछे की तरफ थी। मैंने उसका इस्तेमाल किया और तब जाकर मैं फायर लुकआउट टावर की उन सीढ़ियों के पास पहुंच चुका था। क्योंकि सुबह का ही वक्त था, सीढ़ियां चढ़कर मैं फायर लुकआउट टावर के अंदर गया और अंदर जाकर मुझे भैया का सारा सामान मिला। अब साफ था पुलिस वाले यहां तक आए ही नहीं, खोजबीन की ही नहीं गई। सब डर रहे थे, लेकिन क्यों? यहां आने से सब क्यों डर रहे थे? जब मैं यहां पर आ सकता हूं तो बाकी क्यों नहीं? या शायद उन्हें डर यहां तक आने का नहीं, वापिस जाने का होगा। मैंने भैया की बहुत सारी चीजें इकट्ठी की। वहां रेडियो भी था, यूनिफॉर्म भी थी, भैया की वो नोटबुक, उस नोटबुक के ऊपर लिखा था रूल्स फॉर द टावर, नियम जो भैया बताया करते थे, लेकिन हर बार वो कहते मैं डर सकता हूं, जंगल बड़ा खतरनाक होता है। उनका चेहरा उतर जाया करता था और मुझे लगता था चलो काम का प्रेशर है, सबको ऐसा महसूस करना पड़ता है। मुझे क्या पता था भैया को ये सब कुछ देखना पड़ता है। नियम एक एक करके पढ़ने शुरू किए मैंने। रात के वक्त जंगल की तरफ नहीं देखना है। अगर रात को 3 बजे कोई सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करता है तो लाइट ऑन रखनी है और बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी है। चौथा नियम जो भैया ने लिखा था, कभी भी इस फायर लुकआउट टावर के नीचे वाली टनल में नहीं जाना है रात के वक्त। यानी यहां पर एक टनल भी है। मैं इन नियमों को पढ़ने के बाद समझ पा रहा, ये कैसे नियम है? रात को जंगल की तरफ क्यों नहीं देखना है? और अगर रेडियो पर आपका कोई नाम पुकारता है तो जवाब क्यों नहीं देना है? और सीढ़ियां रात के वक्त कौन चढ़ेगा? जानवर या चोर लुटेरे? हो सकता है यहां चोर लुटेरे हों। और टनल के अंदर रात को नहीं जाना मतलब यार टनल क्यों बनाई गई होगी? टनल का काम क्या हो सकता है? वहां एक लाल रंग की फाइल भी पड़ी थी, कॉन्फिडेंशियल। ये कैसी फाइल है? ये तो कोई सरकारी फाइल लगती है। अब मैंने जैसे ही उस फाइल के ऊपर पढ़ा, प्रोजेक्ट अग्नि, म्यूटेशन कंटेनमेंट सक्सेसफुल, और उसके अंदर पहली लाइन थी सब्जेक्ट 07 शोज ह्यूमन मेमोरी फेसेस, यानी कि सब्जेक्ट 07 ने इंसानी चेहरा दिखाया है। मतलब क्या है इसका? म्यूटेशन। यहां जानवर की म्यूटेशन चल रही थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो एक सरकारी काम है, और वैसे भी जानवर या किसी भी जीव पर म्यूटेशन का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। कोई सरकारी संस्था तो ये कर नहीं सकती, लेकिन कई गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं जो छिपकर ऐसे काम करना चाहती है जिससे ढेर सारा धन कमाया जा सके। हो सकता है यहां भी कुछ ऐसा हो रहा हो। काफी समय फायर लुकआउट टावर को देखने में लग गया। मैं भूखा था, कल भी मैंने कुछ नहीं खाया, तो पहले दोपहर के वक्त मैंने खाना खाया। 1 घंटा थोड़ा आराम किया क्योंकि बहुत ज्यादा थका था। ये जगह मुझे सेफ लग रही, और फिर दोपहर होते ही मैंने आसपास खंगालना शुरू कर दिया। मुझे साइंस मिल रहे थे। जगह को पहचानने के लिए ये साइंस लगाए जाते हैं जो कि उखाड़े नहीं गए थे।
घूमते घूमते मैं वापस आया फायर लुकआउट टावर में। अब शाम हो चुकी थी। पहले मैं टनल के अंदर जाना चाहता था, लेकिन मुझे लगा आज की रात मैं यहां पर गुजारूंगा। यहां पर कोई नहीं आता तो देखूं चल क्या रहा है। रात के अंधेरे में जब सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज हुई, वक्त 8 बजे का ही था। मुझे लगा कोई ना कोई ऊपर चढ़ रहा है और मैंने लाइट्स ऑन कर दी। ऊपर चढ़ने की जो रफ्तार थी वो बड़ी तेज हो गई। टक 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 टक, कोई बड़ी तेजी से ऊपर चढ़कर आ रहा। मैं बिल्कुल थम सा गया। मैंने कोई आवाज नहीं की। उसके बाद मैंने देखा एक जीव। उसका जो मुंह था ना, वो लगभग 4 फुट चौड़ा था। जी हां, 4 फुट चौड़ा, एक हाथी के समान। लेकिन वो हाथी का मुंह नहीं था, अजीब सा था। 4 आंखें थी उसकी, 3 दांत थे, 2 जगह नाक लगी हुई। कान तो मुझे दिखा नहीं। भूरे भूरे बाल थे उसके सर पर भी और उसके मुंह पर भी, लेकिन उसकी ठुड्डी बड़ी लंबी थी। शरीर आधा इंसानी लग रहा, लेकिन उसकी जो बाजुएं थीं वो एक ऑक्टोपस की तरह थी। मैं बस स्तब्ध, हिला नहीं, हरकत नहीं की। तीसरा नियम यही था, जब सीढ़ियों पर कोई चढ़े तो आवाज नहीं करनी है। और तभी रेडियो से आवाज आने लगी। मेरा नाम पुकारा जा रहा था, लेकिन मैं यहां पर आया हूं किसी को क्या ही पता। जवाब नहीं देना है, यह पहला नियम था। मैंने जवाब नहीं दिया। स्टैटिक वॉइस आती रही। मैं 1 घंटे तक स्तब्ध रहा था। उस जीव को देखने के बाद मेरे होश उड़ चुके थे और फिर टक 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 उतरकर वो नीचे गया। तब हिम्मत हुई हिलने की। नीचे झांकने लगा मैं। वहां मुझे कई जीव नजर आ रहे थे। ये कोई साधारण जीव तो है नहीं, म्यूटेशन से तैयार किए गए अजीबोगरीब जानवर हैं, या हो सकता है दूसरी दुनिया के जीव। भैया भूतिया कहानियां भी तो सुनाया करते थे, अजीबोगरीब दूसरी दुनिया की कहानियां। ये भी कहते हैं कि जंगलों में एलियंस उतरते हैं। किस बात पर यकीन करता मैं? लेकिन जैसे ही मेरी नजर नीचे पड़ी, भैया नहीं, भैया ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने भाई को देखा तो सही, लेकिन वो मेरे भैया ही थे या एक भ्रम था? मेरे भैया का सर था, बिल्कुल उनके जैसा दिखने वाला कोई, लेकिन यह धड़ उनका नहीं था। यह धड़ बड़ा अजीब। मेरे भैया का कद 12 फुट है ही नहीं। उनकी बाजुएं तो 2 ही हैं, लेकिन हाथ भी 2 ही हैं। 6 हाथ थे, हर एक बाजू के ऊपर हाथ का फूल बना हुआ। उंगलियां ही उंगलियां थी। मुझे 24 उंगलियां महसूस हुई उनकी जैसे। ना नीचे जाने की हिम्मत जुटा पाया मैं, और ना कुछ और कर सकता था। खुशी भी थी, गम भी था। ये भैया ही हैं, ये सच है तो खुशी हुई, लेकिन जो उनके साथ हुआ है वो गम का सबब बन गया। वो रात मैंने ऐसे ही निकाली। मैंने कोई आवाज नहीं की, मैं बस चुपचाप रहा। और जैसे ही दिन का वक्त हुआ, मैंने सभी जानवरों को वहां से जाते हुए देखा, लेकिन रोशनी में कोई परेशानी में नहीं थे वो। फिर मैं नीचे उतरा जब कोई जानवर वहां पर नहीं था, और अब मैं देखना चाहता था नीचे जो टनल है उसमें क्या है। मैंने बिल्कुल फायर लुकआउट टावर के नीचे एक बड़ा लोहे का दरवाजा देखा। ढक्कन था, ये खींचकर एक तरफ खुलता था, ऊपर मिट्टी लगाई गई। बड़े अजीब तरीके से ढंका गया, लेकिन भैया ने इसे तोड़ा तो नजर आ रहा। मैंने जैसे ही ढक्कन को खोला, नीचे जाने की सीढ़ियां थी। सीढ़ियों से जब मैं नीचे पहुंचा, ये कोई साधारण पुराने जमाने की टनल नहीं थी, ये सुरंग नई थी। वहां कई लाइट्स लगी जो कि आधुनिक एलईडी लाइट्स थी, और वो जल रही थी। इलेक्ट्रिसिटी वहां कहां से आ रही मैं नहीं जानता, लेकिन वहां लाइट थी। मैं सुरंग के अंदर जा रहा, और तभी एक चीख की आवाज ने मुझे चौकन्ना कर दिया।
ये चीख की आवाज़ एक शेर की आवाज़ की तरह थी, लेकिन उसमें इंसानी चीख का खौफ भी। मैं कैसे बयां करूं, शेर की आवाज़ इंसान की आवाज़ जैसी नहीं होती। शेर गुर्राते हैं, इंसान चिल्लाते हैं। वो गुर्राहट चिल्लाने जैसी थी जो उस सुरंग में गूंजी थी। उस टनल के अंत में मैं पहुंचा। एक बड़ा हॉल था और उसमें रखी गई मशीनें, कंप्यूटर्स थे, लेकिन वो पुराने ज़माने के। शेल्फ थी, कई मर्तबान पड़े हुए थे, ढेर सारी चीज़ें थी, इंसानी अंग थे। वहाँ एक शेल्फ में ढेर सारी दवाइयाँ ही दवाइयाँ थीं। मैं उन्हें देखता जा रहा। पास में एक शेल्फ में ढेर सारी डायरीज, किताबें, नोट्स। उन्हें पढ़ने लगा और सामने लगा वो बोर्ड, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स। तस्वीरें लगी हुई थी। यहाँ पर जानवरों के डीएनए को इंसानों के डीएनए से मिलाया गया। किस तरह के जानवर बने, यानी दो जानवरों के मिलन से नए जानवरों को बनाने के एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा बनकर तैयार हुआ जो फैल सकता था। यानी इन्होंने ऐसे जानवरों का डीएनए बना दिया जो खौफनाक और भयानक बीमारी की तरह फैला, ना सिर्फ जानवरों में बल्कि इंसानों में भी। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहे थे ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा नहीं हो रहे, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हो रहे थे। तभी तो ये जगह बनाई गई थी एक फायर लुकआउट टावर के नीचे। किसी को पता तक नहीं चलता, लेकिन किसी तरह पता लग गया होगा। जब मैं उन फाइल्स को खंगाल रहा तभी किसी के चलने की आवाज़ आई। मैं घबराया और छिपा, और फिर मैंने देखा वही भैया का सर और अजीब और गरीब धड़, फूल जैसी उंगलियों के बने हुए वो हाथ। वो क्या चीज़ थी? वो सूंघ सकती थी, और फिर उसने मुझे सूंघ लिया। वो जीव मुझ पर हमला करने लगा, लेकिन जब उसने मुझे देखा वो बड़े अजीब तरीके से, भैया ऐसे ही देखते हैं। वो रो रहे थे लेकिन हमला भी कर रहे, तो मुझे भी उन पर एक तीर चलाना पड़ा। बाजू पर तीर लगने के बाद वो जीव भागा। मैंने उस जीव का पीछा शुरू कर दिया। मुझे लग रहा था ये भैया ही हैं। अगर ऐसा है, यह म्यूटेशन भैया पर हुई है, इस बीमारी ने उन पर असर किया है, शायद मैं कोई मदद कर पाऊं। तो मैं उनके पीछे भागने लगा। वो जंगल की तरफ भागते जा रहे और मैं उनके पीछे ही था। वार तक नहीं कर सकता था, जख्मी होने के कारण उनकी रफ्तार कम थी, तो मैं पीछा कर पा रहा। मैंने भैया का पीछा किया और वो जंगल की एक झोंपड़ी में जाकर छिप गए। वो मुझसे डर रहे थे और मैं बाकी जीवों से डर रहा। वहाँ कई जीव थे, मैंने उन पर वार किए। मेरे पास चाकू था, कुछ को जख्मी किया। उसके बाद भैया ने झोंपड़े का दरवाज़ा खोला ताकि मैं अंदर आ पाऊं। वो कोई जीव नहीं, वो मेरा भाई ही था। झोंपड़े के अंदर आने के बाद मैंने सवाल पूछा, भैया ये क्या हुआ आपके साथ? वो मुझे पहचानते तो थे लेकिन बोल कुछ नहीं पा रहे। उनका शरीर बदल रहा, कभी तो हाथ 5 उंगलियों वाला बनता, अचानक टेढ़ा मेढ़ा होने लगता। उनके शरीर में बड़ी तेजी से बदलाव आ रहे थे। मैंने सवाल पूछा, ये कैसे हुआ? उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो सोचने लगते जैसे कोई जानवर हो। अगर उनके शरीर में बदलाव आया है तो उनके दिमाग में भी बदलाव आया होगा। लेकिन मैं क्या उन्हें ठीक कर सकता हूँ? क्या उनकी मदद कर सकता हूँ? मेरा यही सवाल था, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं। मैंने कई सवाल किए और आखिरकार सोचकर उन्होंने बस उंगली एक तरफ की। चिमनी के अंदर एक छोटा बक्सा छिपाया गया। उस बक्से के अंदर मैंने वो फाइल्स देखी जो मेरे भैया बना रहे थे। उन्होंने जानवरों की लोकेशन, वो कहाँ छिपते हैं, कितने तरह के जानवर हैं, इस पर रिसर्च तक की थी। वो इसका भांडाफोड़ करना चाहते थे, लेकिन शायद उनके साथ कुछ हो गया। वो इसे किसी को बता नहीं सके। वो ये जीवों में एक बन गए। और उस डायरी में जो उस बक्से में पड़ी थी, मैंने पढ़ा ये कैसे हुआ। भैया सबूत के तौर पर किसी जीव को अपने साथ ले जाना चाहते थे।
तो उन्होंने एक छोटी गिलहरी को लिया था। वो गिलहरी जो लाल रंग की, जिसके कान बहुत ज़्यादा बड़े और उसकी 4 आंखें थी। वो 2 जीवों से मिलकर बनी थी, लेकिन बड़ी चालाक थी। उन्होंने उसे करीब रखा, लेकिन जब भैया ये एक्सपेरिमेंट के लिए सारे इंजेक्शन वगैरह इकट्ठा करके यहाँ से निकलने वाले थे तो उस गिलहरी ने हमला कर दिया। भैया के शरीर पर जो जख्म हुआ था उसमें वो केमिकल चला गया। एक तरह से खून में वो केमिकल चला गया, जिसके बाद भैया में बदलाव आने लगे। वो यहाँ से निकलना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें ये भी पता था अगर ये बात बाहर आती, इसका इलाज भी है, लेकिन हो सकता है उनका दिमाग काम ना करता इससे पहले कि वो एंटीडोट बना पाते। वो शिकार बन गए और उनका रंग, रूप और दिमाग बदल गया। मैं पढ़ पा रहा था एंटीडोट कैसे बन सकता है। ये बदलाव वाले जीव थे, उनके डीएनए में चेंज नहीं हुआ था, बल्कि उनके शरीर में चेंज हुआ था, और ये केमिकल के कारण था। जैसे शरीर में खून होता है, हमारे शरीर के हर सेल में हमारा डीएनए है, लेकिन भैया के शरीर में 2 डीएनए थे। एक केमिकल के जरिए एक जानवर का डीएनए, दूसरा उनका। मुझे बस खत्म करना था जानवर के डीएनए को, और बचे हुए भैया के डीएनए में खुद ब खुद बदलाव होता और वो ठीक हो जाते। इसके लिए मुझे वापस लैब में जाना था, और लैब का कमरा नंबर 3, जो कि उस हॉल के सबसे पीछे था, और वहां सेल में कई जानवरों को कैद किया गया है। वहां उन्होंने छिपाया था ताकि कोई ढूंढ ना पाए। आखिर ऐसी जगह कौन जाना चाहता, लेकिन उनसे गलती हो गई। उन्हें वो इंजेक्शन करीब रखना चाहिए था। मैं अब ये काम खुद करना चाहता था, क्योंकि भैया मेरी मदद नहीं कर सकते थे, और वैसे भी दोपहर का वक्त तो हो चुका था। रात होने से पहले मुझे ये काम करना था और भैया को लेकर निकलना था, लेकिन वो सही हालत में कब आएंगे मुझे ये नहीं पता था। मैं भागा उस लैब तक गया, लेकिन जब मैंने पीछे वाला वो दरवाज़ा खोला, सभी सेल बंद नहीं थे। कुछ जानवर तो ऐसे थे जो मर चुके थे, जबकि कुछ छेद बनाकर वहां से निकल चुके थे। कहीं वो अंदर ही तो नहीं। घबराया हुआ, शाम का वक्त था और बड़ी मुश्किल से खिसकते उस अंधेरे में मैंने वो बॉक्स निकाला जिसमें एंटीडोट था। उसे लेकर जैसे ही मैं लैब से बाहर निकला, शाम के वक्त वो जीव बाहर निकले हुए और इतने भयानक। मैं भागा जा रहा और कुछ जानवरों ने मेरा पीछा भी किया, लेकिन मेरी रफ्तार उनसे तेज थी। म्यूटेशन के कारण उनमें कुछ ताकत भी आई थी और उनकी कुछ कमजोरियां भी थी, जैसे उन्हें बिल्कुल सीधा नजर नहीं आता, कुछ गिर जाते, भाग नहीं पाते, खतरनाक थे, शरीर बड़ा था, मैं पकड़ में आता तो मारा जाता। लेकिन उनकी कमजोरियों के कारण उनसे बच निकलना मेरे लिए आसान हुआ। जैसे ही मैं उस कैबिन तक पहुंचा, भैया उस कैबिन के अंदर थे और मैंने एंटीडोट उन्हें देना चाहा, लेकिन वो तैयार नहीं। एक जानवर का दिमाग सोचिए, सुई से जानवर कितना ज़्यादा डरते हैं। मैंने सुई लगाने की कोशिश की, लेकिन वो मान नहीं रहे। ज़बरदस्ती करनी पड़ी मुझे, और उनका शरीर बड़ी तेज़ी से, जैसे खून उबल रहा हो ऐसा हो रहा। उनकी चमड़ी पर छेद बने और खून बहने लगा था, हरे रंग का वो खून, लेकिन घाव भर भी बड़ी तेज़ी से रहे। खून की उल्टियाँ होने लगी थी, हरे खून की उल्टियाँ। फिर आंखें जो जानवर जैसी थी, एक झटके में मैंने इंसानों की तरह बदलती हुई देखी, और मेरे भैया की वो आवाज़, तुम यहाँ क्यों आए? और तब मैं समझ गया था दवाई असर तो कर रही है, लेकिन यहाँ से बचकर निकलेंगे कैसे। अंधेरे में जानवर उस झोंपड़े को तोड़ देना चाहते थे। भैया ने उस जगह भी एक बेसमेंट बना रखी थी जो सुरक्षित थी। वो यहाँ ऐसे बचा करते थे, और वो रात 3 बजे तक किसी तरह हम छिपे रहे, लेकिन झोंपड़ा बाहर से तोड़ा जा चुका था। अब छिपने से कुछ नहीं होगा, हमें भागना पड़ता, और इतने में भैया का आकार इंसानी बन चुका।
भले ही उनके शरीर पर घाव बहुत ज़्यादा थे, वो जख्मी थे, लेकिन अब वो इंसान थे। मैं भैया को लेकर भाग रहा और जैसे जैसे मैं जानवरों पर हमला कर रहा, मेरे भैया ने कहा था, मत करो, ये उनकी मजबूरी है, वो किसी पर वार करना नहीं चाहते क्योंकि सब इंसान हैं। ये सब के सब, गिलहरी से लेकर वो हिरण तक, ये सब जानवर नहीं, ये इंसान हैं। ये अब बदल चुके हैं, इन्हें दोबारा इंसान नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इन्हें मारो मत, इन्होंने कुछ नहीं किया। बाहर निकलने में बड़ी परेशानी हुई। भैया को उनकी कमजोरियां पता थी, कैसी आवाज़ से कैसा जीव डरता है। कुछ खास बातें, किसी की बीवी का नाम तो किसी की माँ का नाम, उन्हें कमज़ोर करने के लिए भैया के पास दिमाग था, इसीलिए वो यहाँ काम कर पाते थे। लेकिन गलती हो गई उनसे, जिस कारण वो उनका हिस्सा बन गए थे। जब हम उस जंगल से बाहर निकल रहे थे, तब वहाँ पर हमने कई लोगों को देखा। काले सूट में थे वो लोग, सरकारी लोग तो नहीं लग रहे, लेकिन वो बंदूकें लेकर आए और जिस दिशा में भी वो जिस जीव को देखते गोली मारते। तब भैया ने कहा था, इनके सामने मत आना, अगर इन्होंने हमें देखा तो हमें भी मार डालेंगे। छिपते छिपाते वहां से हम बाहर निकल पाए थे। इसके बाद हमने कोशिश नहीं की किसी को बताने की। अगर कागजातों में देखा जाए तो मेरे भैया अब भी मृत घोषित है। मैंने किसी को नहीं बताया ताकि वो अपनी जिंदगी बिता सके। ये कैसी संस्था है जो ये म्यूटेशन कर रही थी? सरकारी लोग इससे मिले हुए हैं या नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन अगर मेरे भैया सामने आने की कोशिश करेंगे, मुझे यकीन है उन्हें मरवाने की पूरी कोशिश होगी। इसीलिए मेरे भैया की मौत शायद हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगी। मेरे भैया नए नाम का इस्तेमाल करते हैं। वो दाढ़ी ज़्यादा रखते हैं ताकि कोई पहचान न सके। किसी मरे हुए पर कोई शक कैसे कर सकता है? इसीलिए नई ज़िंदगी जीने का मौका मिला है उन्हें। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है ये बात क्या सबके सामने आनी चाहिए? अगर आई तो क्या होगा? और इसमें खतरा ये भी है, शायद इस बात को दबाया जाए, लेकिन कुछ लोगों तक ये बात पहुंचेगी जो कुछ कर तो नहीं सकेंगे, लेकिन ये कहानी को आगे बढ़ाते चले जाएंगे और फिर लोग इसकी सच्चाई जानने के लिए उस फायर लुकआउट टावर की तरफ जाएंगे। और जब लोग उस तरफ जाएंगे तो उनके साथ भी कुछ वैसा ही हो सकता है जैसा मेरे भाई के साथ हुआ था, या उससे भी बदतर। अगर ज़्यादा समय बीते तो वो उन जीवों की तरह बन जाएंगे जो उस जंगल में आज भी भटकते हैं। अगर वो काटे, शरीर में अपनी लार पहुंचा दे, धीरे धीरे शरीर बदलता है और वो लोग भी उन जैसे बन जाते हैं।